Good morning, class. We'll be continuing our chapter 2, Kings, Farmers and Town. And today's topic is Coins and Kings. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अर्बन पॉपुलेशन के बारे में, लैंड ग्रांट्स के बारे में. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉइन्स की डिस्कवरी जो हुई उससे क्या चेंजेस आए. देखो, एक्सचेंज सबसे पहले बहुत इजी बन गया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज. ओके, स्टार्टिंग में अगर हम मौर्यास की बात करें तो सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बहुत ज्यादा यूज होते थे, बट दे वर जस्ट पंच्ड मार्क्ड. ओके, एक पंच किया जाता था, कोई सिंबल आप ले लीजिए, उसके साथ उसको यूज किया जाता था. दे वर वेरी सिंपल कॉइन्स टू बी यूज्ड. अगेन इसमें एक आपको वर्ड याद रखना है, व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स. तो न्यूमिस्मैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ द कॉइन्स. अब जब हम इन साइट्स पे जाते हैं तो हमें आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को बहुत सारे कॉइन्स एक्सकवेशन के टाइम पे मिले. बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स किए गए उनकी तरफ से, इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स थे कि उसमें सिंबल्स को पहचाने की क्या थे, क्या वो यूज में आते थे, क्या वो किंग बनाते थे, क्या वो मर्चेंट्स बनाते थे, इसके बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस ने उन्होंने पता लगाया. और ये बात सामने आई कि जो हमारे क्वाइंस हैं ये किंग्स बनाते हैं, और साथ ही साथ सम क्वाइंस वर मेड बाय मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल, जो उस टाइम के थोड़े रिच क्लास थे वो. अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्टार्टिंग में पंच मार्क्ड कॉइन्स सिल्वर और कॉपर के यूज होते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आए और पहला कॉइन बना जिसमें किंग का नाम था या फिर कोई इमेज थी रूलर की. द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर वाज इशूड बाय इंडो ग्रीक्स. ओके, नेक्स्ट उसके बाद फिर कॉइन्स में चेंज आए. तो पहला गोल्ड कॉइन वो बनाया कुशन्स ने, जो हमें पता है एक सेंट्रल एशिया से आई थी ट्राइब जो इंडिया पे रूल करी. ये बिल्कुल आइडेंटिकल थे अगर हम बात करें उसके वेट में, पैटर्न में, जो कि रोमन एम्पायर से मिलते थे और पार्थियन रूलर से मिलते थे ईरान के. ये भी पाया गया कि जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया है, ठीक है, ये बहुत वाइडली यूज कर रहे थे गोल्ड कॉइन्स का, और काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन इनकी इसी गोल्ड कॉइन्स के थ्रू हो रही थी. अब ये एक्चुअली सिमिलर थे रोमन एम्पायर के साथ, तो एक्चुअली इनके साथ हमने ट्रेडिंग रिलेशन जोड़ के देखा तो बिल्कुल ये सही बैठा कि रोमन एम्पायर के साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जब डिस्कवरी हुई तो रोमन कॉइन्स हमें कई साइट्स पे मिले हैं. वो हमें नॉर्थ इंडिया की साइट्स पे तो मिले हैं, साथ में साउथ इंडिया की साइट्स पे भी मिले हैं. तो इससे एक अजम्पशन बनाया गया कि जो ये नेटवर्क ऑफ ट्रेड था ये एक लिमिटेड एरिया में जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, ठीक है, उसमें लिमिटेड ना होके वाइडली फैला हुआ था. ठीक है, और इससे हमें ये भी पता लगा कि रोमन एम्पायर के कनेक्शंस बहुत ज्यादा थे ट्रेड से, ठीक है, इंडिया से अगर हम बात करें. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 320 टू 550 एडी इन लोगों ने रूल किया. गुप्ता एम्पायर के जो कॉइन्स थे वो कुशान से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, एंड दे हैड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, हम बात करें अलग अलग किंग जो गुप्ता एम्पायर में आए, जैसे गुप्ता एम्पायर स्टार्ट किया था श्रीगुप्त ने, और इसके फेमस किंग थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड. तो इन लोगों ने अलग अलग इमेजेस की अगर हम बात करें तो वो पंच करवा रखी थी अपने कॉइन्स में. जैसे कि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ही हैड इशूड अ कॉइन जिसमें वो एक्स पकड़ के खड़ा हुआ था या वो वीणा बजा रहा था. वैसे ही हम कुमार गुप्त की बात करें तो वो ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स. और अगर हम और भी बात करें कि जो अलग अलग किंग थे उन्होंने अलग अलग इमेजेस कैरी करी हुई थी अपनी कॉइन के साथ. ठीक है, अब जो गुप्ता एम्पायर की जो कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, दे वर वेरी फेमस फॉर देयर प्योरिटी. इस टाइम पीरियड को, गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड को हम इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज भी बोलते हैं. ठीक है, जो गुप्ता एम्पायर ने कॉइन्स इशू करवाए थे उनको बोला जाता है दिनारस. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, आप लोग इसे नोट कर लीजिए.
अब अगर हम बात करें इसके ट्रेडिंग से, जो ये कॉइन्स है, मैंने अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया है, कॉइन्स हमें अलग अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो उनकी स्क्रिप्ट की बात करें, चाहे वो उस टाइम के रिलीजियस कल्चर की बात करें, या फिर उस टाइम के ट्रेडिंग की बात करें। तो वैसे ही जो गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स है वो भी हमें वहां के ट्रेडिंग की बात बताते हैं। तो गुप्ता एम्पायर जो कि बहुत फेमस था अपनी प्योरिटी के लिए, इसके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हुए हैं, हमें मतलब आउट ऑफ द कंट्रीज, अलग अलग एरियाज में जाके गुप्ता एम्पायर्स के कॉइन्स मिले हैं। तो उससे पता लगता है कि गुप्ता एम्पायर कितना फ्लरिश कर रहा था इकोनॉमिकली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 6th century onwards we find that gold coins started decreasing. ओके, उसके अलग अलग, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके डिफरेंट अप्रोचेस होती है एक क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो वैसे ही अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने रीजन दिए जो बहुत ही डिबेटेबल हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, क्या वहां पे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। ठीक है, तो अगर हम इस पे करते हैं तो इस पे अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि जो रोमन एम्पायर था, ठीक है, जिससे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता था, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो प्रॉस्पेरिटी क्या हो गई, बाकी एम्पायर्स की जो उससे ट्रांजैक्शन करते थे वो भी डिक्लाइन होने लग गई। ठीक है, तो हो सकता है, क्या पता वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि शायद वहां पे जब न्यू टाउन्स और नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुए तो मनी लोग जो होल्ड करके रखते थे वो खत्म हो गया और मनी फ्लो मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से जो मनी फ्लो जब मार्केट में आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बट रहा था, तो गोल्ड कॉइन्स इतना उनको होल्डेड मिला नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। Indian languages, they are basically derived from Brahmi. If we talk about Ashokan inscriptions, तो वो तो सारे almost Brahmi script में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या किया, ब्राह्मण पंडित्स की हेल्प ली और उसको कंपेयर किया देवनागरी स्क्रिप्ट से। क्यों देवनागरी स्क्रिप्ट से कंपेयर किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर होंगी। ठीक है, हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑल्सो रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ब्राह्मी इज ऑल्सो रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो करंट चीज थी उसी के साथ आप पिछला कुछ कंपेयर कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए देवनागरी से कंपेयर किया गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक्चुअली ये आई जब स्कॉलर्स ये डेसिफर कर रहे थे तो उनको लगा जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, बट एक्चुअली जब ये डेसिफर कर रहे थे तब उनको समझ आया कि एक्चुअली ये संस्कृत में नहीं प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है, दो चीजों को समझो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो हम प्राकृत लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्राकृत लैंग्वेज इज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो लोग अभी जानते हैं उसको कंपेयर किया गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो जो भी सिमिलैरिटीज आई और उससे कुछ कंक्लूजन निकला, तो जो पर्सन थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1838 में आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ही वाज एबल टू डेसिफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आई थिंक आई एम क्लियर। Now moving on to the next topic is how Kharoshti was deciphered. Okay, देखो सबसे पहले समझो जो दो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट यूज हुए हैं हमारे इंस्क्रिप्शंस में जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को मिले हैं वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। दोनों ऑलमोस्ट हम ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड खरोष्टी इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड खरोष्टी बेसिकली जो स्क्रिप्ट थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज होती थी। और ये लेकर कौन आया है यहाँ पे, ठीक है, ये लेकर आए हैं इंडो ग्रीक्स, जिसके बारे में अभी हमने पीछे टॉपिक में बात करी थी। अब इंडो ग्रीक्स लेकर आए हैं तो ये कोई जो यहाँ के जो पुराने स्कॉलर्स हैं या वैसे हैं वो इसको नहीं जानते होंगे इतना। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो ग्रीक बहुत अच्छे से जाने। क्यों, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो,
हमने अभी कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, तो कॉइन्स जो थे वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते थे। तो वैसे ही जब हम कॉइन्स के को स्टडी कर रहे थे तो हमें ये समझ आया कि जो ग्रीक में लिखा हुआ है, कई कॉइन्स में जो ग्रीक में लैंग्वेज लिखा हुआ था और खरोष्टी में लिखा हुआ था, वो दोनों सिमिलर थे। ठीक है, तो इन दोनों लैंग्वेज को कंपेयर किया, ग्रीक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट को कंपेयर किया गया, तो बहुत सारे कंक्लूजन निकले, जिसमें से जैसे एक एग्जाम्पल है अपोलोडोटस। ठीक है, ये किंग है, तो कई कॉइन्स में जो अपोलोडोटस का ए है वो ग्रीक में भी ए लिखा हुआ था और खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी ए लिखा हुआ था। तो ऐसे कंपैरिजन कर करके वो लोग खरोष्टी को डेसिफर कर पाए थे। तो अगेन हम यहाँ पे खरोष्टी भी जेम्स प्रिंसिप से ही याद रखेंगे कि उन्होंने ही खरोष्टी को भी डेसिफर किया है। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो बेसिकली दो टाइप के लिमिटेशंस है हमारे पास, एक है टेक्निकल लिमिटेशंस और एक है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टेक्निकल लिमिटेशंस में हम क्या पढ़ेंगे कि देखो, जब हम जैसे किंग ने कोई इंफॉर्मेशन किसी को दी कि इसकी इंग्रेविंग की जाए, तो उस पर्सन से भी इंग्रेव करते टाइम कोई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉब्लम ये आई, इतना टाइम हो गया है, इंस्क्रिप्शंस इतने पुराने हो चुके हैं कि वो धीरे धीरे फेंट होने लगे हैं। फेंट मतलब कोई लेटर गायब होने लगा है, तो उसका एक्यूरेट मतलब हम लोग नहीं निकाल पाए। ठीक है, देन इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो चुके हैं, कई इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो चुके हैं। ओके, अब क्या है, जब ये डैमेज हो गए हैं तो हम एग्जैक्ट मीनिंग इंस्क्रिप्शंस का नहीं निकल पा रहे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना। ठीक है, अब एक और लिमिटेशंस ये होती है कि इतने सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, इतने सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे और डिस्कवर कुछ ही हुए हैं। ठीक है, और उसमें से भी कम को ही ट्रांसलेट कर पाए हैं। ठीक है, तो जितने इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं उसी वही लिमिटेड है, उसी से ही हमने इंफॉर्मेशन निकाली है और वही हमें एक पास्ट का व्यू देता है। ठीक है, तो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस बहुत लिमिटेड है और इंफॉर्मेशन बहुत वास्ट होगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। नाउ मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में दो बेसिकली हमने यहाँ पे मेन प्रॉब्लम देखी। पहला है कि जो ये इंस्क्रिप्शंस थे इसमें सिर्फ यूनिक इवेंट्स को मेंशन किया गया था। ठीक है, जो लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, उनके जॉय होते थे, उनके सॉरो होते थे, वो कुछ मेंशन नहीं करा है, उनके प्रॉब्लम्स को मेंशन नहीं करा है। तो हम इससे एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं अगर हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़े तो। ठीक है, और सेकेंड इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करा है, ठीक है, जिसने उसको डेसिफर किया है, उसने क्या समझ के उसको हम तक पहुंचाया है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है। जैसे अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव चीज लिखी है, उस पर्सन को नेगेटिव लगी, तो हम तक वो नेगेटिव चीज आई है। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। इसलिए जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी मैंने आपको क्या बताया था, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ये हमें फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं बताती है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं देती है अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay, now I hope this chapter is clear to you all. We'll be moving to next chapter from next video.